स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे थे। इससे पहले की कक्षाओं में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत से टॉपिक्स को कवर किया है। आज की इस क्लास में हम स्किनर के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्किनर से एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज़रूर। इससे पहले की क्लास में हमने पावलोव की थ्योरी को पढ़ा था और अधिगम से संबंधित कुछ तत्वों को भी पढ़ा था। अधिगम टॉपिक हमारा चल रहा है। अब हम अधिगम के सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, जिस पे सबसे पहले हमने पावलोव पे चर्चा किया था। आज स्किनर पे और नेक्स्ट क्लास जो होगी उस पे हम थॉर्नडाइक के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग बहुत छोटे से वीडियो में परिश्रम और सफलता के नाम से ये सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जो दिसंबर में जो पेपर होने वाला है सीटेट के लिए काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में स्किनर के बारे में परिश्रम और सफलता के नाम से इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। स्किनर की थ्योरी को इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। स्किनर ने कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। उससे पहले स्किनर के बारे में एक छोटा सा हम परिचय पढ़ते हैं। इनका जो है नाम बीएफ स्किनर, और रहने वाले कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने जिस सिद्धांत को दिया उसका नाम था क्रिया प्रसूत अनुकूलन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि दिया तो एक ही सिद्धांत गया था, लेकिन इस सिद्धांत के कभी कभी हम कई नामों को देखते हैं, है ना। जैसे कोई नाम ए, बी, सी, डी, ई, इस टाइप से कोई भी नाम पूछा जा सकता है, लेकिन होगा क्या? वो एक ही सिद्धांत, मतलब एक ही सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं। पावलोव ने इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था पावलोव की थ्योरी को, पावलोव ने बताया कि हमारे जो रिस्पॉन्स होते हैं, हमारी जो अनुक्रियाएं होती हैं, वो किस पर डिपेंड करती हैं? स्टिमुलस पर डिपेंड करती हैं, अर्थात उद्दीपक पर निर्भर करती हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि पावलोव ने कहा हमारी जो अनुक्रियाएं होती हैं, हमारे जो रिस्पॉन्स होते हैं, वो उद्दीपक पर या स्टिमुलस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन स्किनर ने ये कहा कि हमारी जो अनुक्रियाएं होती हैं, हमारी जो अनुक्रिया होती है वो उद्दीपक पर नहीं बल्कि पुनर्बलन पर निर्भर करती है। पुनर्बलन पर निर्भर करती है, और इसी पुनर्बलन को हम सबलीकरण भी कहते हैं, या इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। इसी पुनर्बलन को हम क्या कहते हैं? सबलीकरण कहते हैं। आपको हमने बताया था कि अधिगम के 4 तत्व होते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने बताया था कि अधिगम के 4 तत्व होते हैं। उद्दीपक, फिर क्या होता है दूसरा? अनुक्रिया, जिसे हम अनिवार्य तत्व कहते हैं, और 2 आवश्यक तत्व भी थे जिसे हम कहते थे अभिप्रेरणा, और जो चौथा था उसे हम कहते थे पुनर्बलन। ठीक है, पुनर्बलन। इसी पुनर्बलन को हम सबलीकरण भी कहते हैं। किसी कार्य को करने के बाद जो संतुष्टि हमें मिलती है, या किसी कार्य को करने के बाद जो पुरस्कार हमें मिलता है, चाहे वो मूर्त रूप में हो चाहे अमूर्त रूप में हो, उसी को हम क्या कहते हैं? सबलीकरण कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? पुनर्बलन कहते हैं। ठीक है, तो पुनर्बलन को हम सबलीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इसलिए जब पुनर्बलन को महत्व दिया जा रहा है सबलीकरण को, तो सबलीकरण और अनुक्रिया का भी सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो हमारी अनुक्रिया होती है वो किस पे डिपेंड होती है? सबलीकरण पे, पुनर्बलन पे, ना कि हमारी अनुक्रिया उद्दीपक पर निर्भर करती है, जैसा कि पावलोव ने कहा था। ओके, अब देखिए नैमित्तिक अनुकूलन। नैमित्तिक अनुकूलन का मतलब होता है किसी के निमित्त किया गया कार्य। जैसे हम भोजन प्राप्त करने के लिए जो कार्य करते हैं उसे हम नैमित्तिक अनुकूलन कहते हैं या नैमित्तिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो किसी उद्देश्य से किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कार्य जो था उसे हम नैमित्तिक अनुकूलन कहते हैं। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी इसे हम कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया नहीं, याद रखिएगा। पावलोव के सिद्धांत को हमने SR
कह सकते हैं। मतलब हमारा जो पहले किसको बल दिया गया था, स्टिमुलस को बल दिया गया था उसमें पावलोव के सिद्धांत में, लेकिन स्किनर के सिद्धांत में रिस्पांस को मेन माना जा रहा है, ठीक है, और उद्दीपक को बाद में रखा जा रहा है। इसलिए इसे हम आर थ्योरी भी कहते हैं, इसलिए इसे हम आर थ्योरी भी कहते हैं। सक्रिय अनुकूलन अनुबंधन इसलिए कहा जा रहा है कि पावलोव के सिद्धांत में, जो पावलोव थे उनके सिद्धांत में जो कुत्ता था, उनका जो डॉग था जिस पे उन्होंने प्रयोग किया था, वो सक्रिय नहीं था। वो एक मतलब क्या कह सकते हैं, बेल्ट में बंधा हुआ था, एक जगह पर रुका हुआ था, वो सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहा था। लेकिन इनका जो स्किनर के जो प्रयोग हैं चूहे पर, स्किनर के जो प्रयोग हैं कबूतर पर, इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो सक्रिय हैं, ये निष्क्रिय नहीं है। इसलिए इसे हम सक्रिय अनुकूलन अनुबंधन भी कहते हैं। देखिए क्यों इनके अलग अलग नाम हैं, उसके रीजन को भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आइए अब देखिए अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत क्या कहता है, क्यों इसको अभिक्रमित अनुदेशन कहा गया। अभिक्रमित अनुदेशन का मतलब यह होता है कि एक ही दिशा में किया गया कार्य, जैसे किसी बालक को अगर किसी कार्य को करने के बाद संतुष्टि मिलती है तो उस कार्य को वो बार बार करना चाहता है, लेकिन जिस कार्य को करने के बाद परिणाम, रिजल्ट या पुनर्बलन उसे नहीं प्राप्त होता सकारात्मक रूप से, उस कार्य को वो करने से बचता है। तो किसी कार्य को लगातार करना, किसी कार्य के बाद जो प्राप्त पुनर्बलन अगर सकारात्मक है तो बालक उस कार्य को अच्छे से करता है, बार बार करता है। इसलिए ऐसी क्रियाओं को हम अभिक्रमित अनुदेशन क्रियाएं कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशन का मतलब ये होता है कि ये जो अनुबंधन है ये मजबूरी में नहीं है बल्कि हमारी इच्छा पर है। ये मजबूरी में नहीं है, जैसे कुत्ते को भोजन देख करके मुंह से लार गिरने लगता था, उसे वो रोक नहीं सकता था। लेकिन ये जो क्रियाएं हैं चूहे के द्वारा, कबूतर के द्वारा इसे रोकी भी जा सकती हैं, अर्थात ये इच्छा पर डिपेंड करती हैं। इसलिए इसे हम ऑपरेंट थ्योरी या ऑपरेंट कंडीशनल कहते हैं, क्रिया प्रसूत अनुकूलन कहते हैं। आर थ्योरी कहते हैं, ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूं। इस प्रकार हमने देखा कि स्किनर महोदय ने अपने प्रयोग को कितने नामों से रखा या स्किनर के प्रयोग को कितने नामों से जाना जाता है उसको हम लोगों ने देखा विद उसके एक्सप्लेनेशन, है ना। जो उसकी एक्सप्लेनेशन हो सकती थी कम शब्दों में वो मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके आगे हम आपको दिखाते हैं कि 1938 में चूहे पर प्रयोग किया गया। इनके द्वारा 1938 में किस पे प्रयोग किया गया, चूहे पर प्रयोग किया गया। चूहे को जिस बॉक्स में रखा उसे स्किनर बॉक्स नाम दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट थी कुछ, जब ये सही दिशा में चलता था तो इसे इलेक्ट्रिक करंट नहीं लगता था, जब ये गलत दिशा में चलता था तो इसे करंट महसूस होता था, लगता था, ठीक है। यहाँ एक लीवर लगा हुआ था, इस लीवर के दबते ही एक प्लेट आती थी जिसमें भोजन आता था। ये काम पहले ये 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन जब ये भूखा होता था, देखिए भूखा होने का मतलब है अंदर किसी कार्य को करने की इच्छा होनी चाहिए, और उसी कार्य को करने की इच्छा को हम क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा। इस बात पे पावलोव ने भी बल दिया था कि कुत्ता क्या होना चाहिए, भूखा होना चाहिए। बिल्ली क्या होनी चाहिए, भूखी होनी, ठीक है, चाहिए। कबूतर क्या होना चाहिए, भूखा होना चाहिए। क्यों भूखा होना चाहिए, क्योंकि जब तक उसके अंदर से इच्छाएं नहीं होंगी, अभिप्रेरणा नहीं होगी, प्रणोद, अंतर्नोद या चालक जिसे आप ड्राइव कहते हैं नहीं होगा, तब तक उस कार्य को करने के लिए वो इच्छुक नहीं होता है। कोई भी जीव हो, केवल बालक ही नहीं, ठीक है। तो अभिप्रेरणा का होना इसके अंदर आवश्यक था। जैसे ही लीवर दबता था ये प्लेट में भोजन आ जाता था। इस प्रकार ये चूहा एक समय के बाद सीख जाता है इस लीवर को दबाना, जाता है सीधे लीवर को दबाता है और भोजन प्राप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये कबूतर अब ट्रेंड हो गया है, अब इसे कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उल्टा चलने पे, गलत दिशा में चलने पे इसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगता था, कुछ करंट महसूस होता था। तो ये बताया गया कि जिस कार्य को करने के देखिए इसका शिक्षा में क्या उपयोग है।
जिस कार्य को करने के बाद आपको संतुष्टि प्राप्त होती है उस कार्य को आप लगातार करते हैं। जिस कार्य को करने से आपको नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है या नकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त होता है उस कार्य को करने से आप बचते हैं। ये कौन बता रहा है? स्किनर बता रहे हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इनका प्रयोग चूहे पे हुआ। कब हुआ था? 1938 में। और 1943 में 1943 में इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया। 1943 में इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया। स्किनर बॉक्स बनाया, वही जैसे कबूतर के लिए बनाया था। यहाँ एक लाइट जलती थी चोंच मारने पर, है ना, ये की था, यहाँ चोंच मारने पर यहाँ प्लेट आ जाता था, रेड और ग्रीन लाइट लगी हुई थी। कहने का मतलब कि जो काम कबूतर के साथ, चूहे के साथ होता था वही काम किसके साथ होने लगा? कबूतर के साथ होने लगा। तो इन्होंने दो जीवों पर प्रयोग किया, एक चूहे पर और किस पे? एक कबूतर पर प्रयोग किया। चूहे पे कब किया? 1938 ईस्वी में। और कबूतर पर कब प्रयोग किया? 1943 ईस्वी में। आइए आगे बढ़ते हैं। दो चीजों पर इन्होंने प्रयोग किया। इनका जो मूल तत्व है पुनर्बलन है ना। मूल तत्व पावलाव का क्या था? मूल तत्व पावलाव का था उद्दीपक, लेकिन इनका क्या है? पुनर्बलन। देखो हमने आपको पहले भी बताया था जो अधिगम के तत्व होते हैं वो 4 होते हैं। फिर से मैं लिख रहा हूं, अभी भी इससे पहले भी हमने लिखा था। एक को हम क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं, स्टिमुलस। और दूसरे को हम क्या कहते हैं? अनुक्रिया कहते हैं या रिस्पॉन्स कहते हैं। तीसरे को मोटिवेशन या अभिप्रेरणा कहते हैं। और चौथे को रीइंफोर्समेंट या इसी को हम पुनर्बलन भी कहते हैं। ओके, तो जो पावलाव थे, पावलाव ने ये बताया कि उद्दीप जो हमारी अनुक्रिया होती है उसमें किसका रोल होता है? उद्दीपक का। लेकिन स्किनर ने ये बताया कि जो हमारी अनुक्रिया होती है उसमें किसका रोल होता है? पुनर्बलन का। जिस कार्य को करने के बाद अगर नकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त हो जाए उस कार्य को हम नहीं करते हैं। अर्थात जो अनुक्रिया होती है वो उद्दीपक पर नहीं बल्कि पुनर्बलन पर निर्भर करती है। बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई थी, इसलिए ध्यान से इसको समझिएगा। तो इनका जो मूल तत्व हुआ वो क्या हो गया? पुनर्बलन हो गया। अनुक्रिया करने के लिए उद्दीपक की नहीं बल्कि पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। मतलब रिजल्ट सकारात्मक आ गया या नकारात्मक आ गया, हमारी अनुक्रिया इस पर डिपेंड करती है। बालक उस कार्य को करता है जिसका परिणाम या पुनर्बलन सकारात्मक होता है, नकारात्मक परिणाम वाले कार्यों को करने से बचता है। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दंड एवं पुरस्कार दोनों को महत्व दिया गया। ये बड़ी बात है, ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि ये जो बात कही जा रही है कि दंड और पुरस्कार दोनों को महत्व दिया गया। अगर आप सही काम करते हैं तो आपको पुरस्कार मिलेगा और अगर आप गलत दिशा में चलते हैं तो आपको दंड के रूप में, जैसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट दिया जाता था किसको? कबूतर को और चूहे को, वैसे बच्चे को दंड भी दिया जा सकता है अगर गलत कार्य करता है तो इसमें दंड और पुरस्कार दोनों को महत्व दिया गया है। इस बात को एग्जाम पॉइंट समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि व्यवहार शब्द बहुत बड़ा है और स्किनर, पावलाव, थॉर्नडाइक ये सब व्यवहार को ही महत्व दे रहे हैं। और यहां समझने वाली बात यह है कि जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, व्यवहार को स्किनर ने 2 रूपों में प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि व्यवहार 2 प्रकार का होता है। एक होता है उद्दीपक अनुक्रिया व्यवहार, जैसे लाइट के जलने से हम अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं, सुई के चुभने से हम अपने हाथों को पीछे खींच लेते हैं, या भोजन को देख करके मुंह में लार आना, खट्टी चीजों को देख करके मुंह में लार आना, ये क्या कहलाएगा? उद्दीपक अनुक्रिया, जहां हमारी इच्छा कार्य नहीं करती है। लेकिन क्रिया प्रसूत ऑपरेंट थ्योरी, देखो ये जो व्यवहार था ये पावलाव के द्वारा, इस पे किसने प्रयोग किया? पावलाव ने किया। स्किनर पावलाव को गलत नहीं कह रहा है। उसने कहा 2 प्रकार का व्यवहार जीव करते हैं। एक को तो जिसने पावलाव ने अपने कुत्ते पर प्रयोग किया, एक जो हम अपने चूहे पे या कबूतर पे कर रहे हैं, एक हम जो अपने चूहे पर और कबूतर पर कर रहे हैं। स्किनर ने कहा क्रिया प्रसूत व्यवहार ऐसा व्यवहार है जो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे फोन की घंटी बजी, हमारा मन होगा तो फोन उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। डोर की बेल बजी,
हमारा मन होगा तो दरवाजा खोलेंगे, अदरवाइज नहीं खोलेंगे। इट इज डिपेंड ऑन मी। ये जो चीजें हैं वो किस पे डिपेंड है? हमारी इच्छा पे डिपेंड करती हैं। ऐसी क्रियाओं को हम क्रिया प्रसूत व्यवहार कहते हैं, जिसपे स्किनर ने प्रयोग किया। अर्थात ये किस पे डिपेंड होती हैं? हमारी इच्छा पर डिपेंड होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहार की बात हो गई। इन्होंने कहा कि पहले अनुक्रिया होती है। देखिए, उद्दीपक को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने कहा पहले अनुक्रिया होती है, फिर पुनर्बलन प्राप्त होता है, फिर उसी कार्य की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कबूतर ने क्या किया था? अनुक्रिया किया था। ओके, कबूतर को भोजन प्राप्त हुआ था, अर्थात पुनर्बलन प्राप्त हुआ था। कबूतर ने उसी कार्य को दोहराया, बार बार दोहराया, और दोहराने से संबंध स्थापित हो गया, अर्थात कबूतर ये सीख गया कि इस लीवर को दबाने से हमें भोजन प्राप्त होगा। और आता था, जैसे ट्रेंड हम लोग होते हैं, फ्रिज खोल के मिठाई खाए, फ्रिज बंद कर दिए, वैसे ही कबूतर भी करने लगा। आया, इस लीवर की बटन को दाबा, भोजन पाया और खा के घूमने टहलने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्रम को याद रखिएगा, ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए नेक्स्ट बात यह है कि जो पुनर्बलन होता है वो दो प्रकार से हमें प्राप्त होता है। पुनर्बलन किस पे डिपेंड, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक आंशिक पुनर्बलन और एक होता है सतत पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन का मतलब, जैसे हमारे क्लास टीचर, हमारे माता पिता कभी कभी हफ्ते में, महीने भर में एक आध गिफ्ट हमें दे दिए, है ना। और जो सतत पुनर्बलन होता है वो रोजाना शाबाशी के रूप में, मूर्त या अमूर्त रूप में, कभी गिफ्ट दे करके, कभी थपकियां दे करके, कभी शाबाशी दे करके दिया जाता है। तो जो सतत पुनर्बलन है, सतत पुनर्बलन का मतलब जो रोजाना दिया जाना चाहिए। अब आप कहेंगे इसमें सबसे अच्छा पुनर्बलन कौन सा है? स्किनर ने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया? तो स्किनर ने कहा बच्चे को सतत पुनर्बलन देना चाहिए। आंशिक पुनर्बलन थोड़ा सा, मतलब बहुत दिन बाद उसे पुनर्बलन नहीं देना चाहिए, रोज उसके कार्यों को सराहना करनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि शास्त्रीय अनुबंधन जो पावलोव ने दिया था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जो किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन जिसको स्किनर ने दिया था, उसकी कंपैरेटिव स्टडी हमने आपके सामने रखी है। उसकी कंपैरेटिव स्टडी हमने आपके सामने रखी है। इवान पावलोव द्वारा विकसित किया गया, यह बीएफ स्किनर द्वारा विकसित किया गया। इसे टाइप 1 अधिगम भी कहते हैं, इसे टाइप 2 अधिगम भी कहते हैं। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया। इस प्रक्रिया में अधिगम करता सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता, अर्थात जो कुत्ता है वो निष्क्रिय रहता है। इस अधिगम में सक्रिय रूप से चूहा और कबूतर भाग लेते हैं। ये कुछ अंतर हमने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, एक मिनट। चलो, थोड़ा सा ये हैंग किया है, क्लास हमारी हो भी चुकी है। चलो, इस प्रकार हमने देखा कि कबूतर पर प्रयोग किसने किया? स्किनर ने। और पावलोव ने किस पे प्रयोग किया? चूहे पे। हमने कंपैरेटिव स्टडी भी कर लिया। इसके बाद थैंक यू वाली स्लाइड थी, आई नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करिए आराम से, खूब मौज से देखिए, समझ के देखिए, इसके साथ प्रश्नों को लगाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको जाकर के आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।